नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बिहार में अब सब कुछ तेजी से घटित हो रहा है। अंतिम रूप से टिकट बंटवारा होते होते बागियों की पूरी फौज तैयार होती जा रही है। टिकट नहीं मिलने से लोग नाराज होकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ ताल ठोकने में लगे हुए हैं, लेकिन पार्टियों को इससे कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। प्रदेश में जीत के दावे हर कोने से किए जा रहे हैं। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या जेडीयू, अब तक हर राजनीतिक पार्टी बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक चुकी है। प्रदेश के सियासी समीकरण में आज एक और दावेदारी बढ़ गई, जब पटना में अखिलेश यादव की अगुवाई में 6 राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर बिहार में किला फतेह का दावा किया। ऐसे में क्या होगा आने वाले दिनों में बिहार का सूरत हाल, ये दिलचस्प है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लोकतंत्र 2015। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार में समाजवादी पार्टी की अगुवाई में एकजुट 6 दल। अखिलेश यादव ने किया प्रचार का आगाज, चुनाव में जीत का दावा। मोहन भागवत के बयान के बाद आरक्षण पर बहस तेज। लालू यादव के बाद मायावती ने की तीखी आलोचना, बीजेपी ने दी सफाई। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की संपत्ति पर विपक्ष ने उठाए सवाल, पूछा 5 साल में कैसे बढ़ी इतनी संपत्ति। जेडीयू का बीजेपी पर मुद्दों से भागने का आरोप। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बागियों से नहीं होगा कोई नुकसान। समाजवादी पार्टी की अगुवाई में 6 दलों का सेक्युलर फ्रंट बिहार के चुनाव मैदान में ताल ठोक रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज पटना में समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में धर्मनिरपेक्षता एक बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए। बिहार के सियासी समर में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सेकुलर फ्रंट के प्रचार अभियान का आगाज किया। उन्होंने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर वादे पूरे नहीं करने के आरोप लगाए। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए, मैंने सुना कि बहुत बड़े सपने दिखाए गए, और ऐसे सपने, ऐसे अच्छे दिनों के सपने जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि जमाना बदला है, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का जमाना है। उस पार्टी का नारा नहीं था, वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग वाली कंपनी का नारा था। अखिलेश यादव ने चुनाव में सेकुलर फ्रंट की जीत का दावा किया और धर्मनिरपेक्षता को बड़ा मुद्दा बताया। आज बिहार की जनता को जरूरत है एक सेकुलर रास्ते की। बिहार की जनता की जरूरत है एक सोशलिस्ट रास्ता हो। और मैं ये कह सकता हूं, जितने लोग बैठे हैं, और ये गठबंधन जो आगे काम करेगा, ये सेकुलर और सोशलिस्ट रास्ता बिहार में तय कराने का काम। समाजवादी पार्टी पहले जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन सीट बंटवारे से नाराज होकर वो अलग चली गई। बाद में समाजवादी पार्टी ने 5 दलों के साथ मिलकर सेकुलर फ्रंट बनाया है। इसमें समाजवादी पार्टी के अलावा एनसीपी, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक और पीए संगमा की एनपीपी, पप्पू यादव की जन अधिकार मोर्चा और समरस समाज पार्टी शामिल है। अमिताभ अरुण दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरक्षण नीति पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। उनके बयान पर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, तो बिहार के सियासी समर में बयानबाजी तेज हो गई। हालांकि बीजेपी मौजूदा आरक्षण नीति पर पुनर्विचार से इनकार कर रही है। बिहार में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान पर अब बहस तेज हो गई है। लंबे वक्त बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती प्रेस से मुखातिब हुई। उन्होंने 2003 में भी बीजेपी पर ऐसी ही कोशिश करने का आरोप लगाया। यदि आरएसएस की इस घोर जातिवादी मांग पर श्री मोदी की सरकार ने कोई भी इनके पक्ष में कदम उठाया, तो फिर हमारी पार्टी उसी प्रकार से पूरे देश भर में अपनी पूरी दमदारी से आवाज उठाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने बयान पर बीजेपी की तीखी आलोचना की। डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी पुरानी है, उसी पर चल रहे हैं। आरएसएस
एंटी रिजर्वेशन वाले जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट करेगी और भारतीय जनता पार्टी प्रो रिजर्वेशन वाले जो लोग हैं उनके फेवर में बोलती है। भाजपा आरक्षण विरोधी, पिछड़ा दलित विरोधी है। अब मोहन भागवत ने कल कहा कि आरक्षण को खत्म करके समीक्षा करके समाप्त करना चाहिए, तो इनका कलई खुल गया। असली बात जो बीजेपी का विचार है वह प्रकट हो गया आरएसएस प्रमुख के बयान के बाद, लेकिन ऐसा करके जरा वो दिखाएं। यह काम वो कर नहीं सकते हैं। जो अधिकार लोगों को मिला है उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन बीजेपी नेता सुशील मोदी का कहना है कि संघ प्रमुख के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। उन्होंने ये कहा है कि नए वर्गों को भी आरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो तबके आरक्षण से वंचित हैं उन तबकों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बयान पर उठे सियासी तूफान के बाद सरकार को लगातार दूसरे दिन भी सफाई देनी पड़ी। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि मौजूदा आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। विपिन सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन राय ने मंगलवार को बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता नहीं छोड़ी है। चंद्रमोहन राय ने इसका फैसला पार्टी पर छोड़ दिया है। 2005 से 2013 तक बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे चंद्रमोहन राय बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। बिहार में माना जा रहा है कि वो अपने बेटे को टिकट न दिए जाने की वजह से नाराज थे। हालांकि उन्होंने ऐसी किसी बात से इनकार कर दिया। उन्होंने बीजेपी पर पिछले साल राज्यसभा की 3 सीटों पर जेडीयू के खिलाफ डमी उम्मीदवार उतारने का भी आरोप लगाया। जेडीयू का कहना है कि समाजवादी पार्टी की अगुवाई में बने गठबंधन से बिहार में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो असल मुद्दों से भाग रही है। पार्टी के भीतर उठ रहे बगावती सुरों को लेकर उन्होंने कहा कि जेडीयू को इसकी चिंता नहीं है। हमारे साथ इस वक्त हैं जदयू के सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह जी। सर, उम्मीदवारों का चयन लगभग पूरा हो चुका है सभी पार्टियों का, आपकी पार्टी का भी। बागियों के स्वर काफी मुखर हो गए हैं, तो नुकसान नहीं होगा? इससे कोई नुकसान होगा। देखिए, ये भी पार्टी के सिंबल पर ही जीते थे और पार्टी ने उपयुक्त समझा है कि इनके बदले दूसरे उम्मीदवार खड़े किए जाएं, तो ये भी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही के बल पर ही जीत करके विधानसभा में आए थे। इसलिए इनके विरोधी स्वर का पार्टी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो रहा वो ये कि समाजवादी पार्टी, जो कि आपके महागठबंधन का शुरुआत में हिस्सा थी, वो अलग हो गई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी को आप लोगों ने कोई सीट नहीं दी। उन लोगों ने अलग से मिलकर एक जनाधिकार मोर्चा बना लिया है, तो उस मोर्चे के कितना आप रेलेवेंस मानते हैं? पहले भी आप देखिएगा, अनेक छोटी मोटी पार्टियां चुनाव में उतरती हैं और एक सीट भी नहीं जीत पाती। इस बार भी ये पार्टियां जिनका चर्चा आप कर रहे हैं, इनके एमएलए नहीं है बिहार विधानसभा में। न समाजवादी पार्टी का एमएलए है, न आपको एनसीपी का एमएलए है, और लोगों के तो एमएलए हैं ही नहीं। तो कभी कभी अपना उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी इस तरह के समझौते होते हैं, पार्टियां बनती हैं। एक बयान आया है जो आरएसएस के प्रमुख हैं उनकी तरफ से आरक्षण को लेकर, और उस पर काफी कड़ी आपत्ति जताई है आपके जो अलायंस पार्टनर हैं महागठबंधन में, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने। उन्होंने कहा है कि आरक्षण अगर हिम्मत है तो खत्म करके दिखाए बीजेपी की सरकार। तो आपको लगता है कि आरक्षण के मुद्दे पर भी अब राजनीति इस चुनाव में काफी हावी रहेगी? देखिए, आरक्षण एक सच्चाई है और उसको इस देश ने स्वीकार कर लिया। अभी इस मुद्दे को उठा करके बीजेपी अलग से लोगों का ध्यान चाहते हैं कि मुख्य इशू से लोगों का ध्यान हटाया जाए, और वह है मुख्य इशू आज महंगाई के सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, और मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रति अप्रोच का मामला है।
जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जातिगत आधारित फैसले ज्यादा हो रहे हैं बनिस्बत इस बात के कि मुद्दे क्या होने चाहिए और विकास की बात होनी चाहिए। क्या हमारे उम्मीदवारों की सूची कल आ रही है, आप देखेंगे उस सूची में कि जाति को प्राथमिकता नहीं दी गई, लेकिन उसका ख्याल जरूर किया गया है कि समाज के सभी वर्गों का हमारे लिस्ट में प्रतिनिधित्व दिखाई पड़े, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे महादलित हो, दलित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन प्रशांता कर्माकर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, पटना। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या है इस वक्त बिहार की शिक्षा व्यवस्था और चुनावी घमासान में ये मुद्दा कहां गुम। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। दुनिया का हाल, राजनीति की चाल, बिजनेस की रफ्तार, खेल का धमाल, दिन की शुरुआत खबरों के साथ। देखिए हर रोज सुबह 9 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की संपत्ति पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का सवाल है कि पिछले 5 साल में उनकी संपत्ति 1000 गुना बढ़ी तो बढ़ी कैसे। मांझी ने सोमवार को मखदूमपुर सीट से नामांकन करते हुए अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सोमवार को मखदूमपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। मांझी ने नामांकन में संपत्ति का ब्यौरा देते हुए खुद के पास 2.5 लाख रुपए कैश, 32,46,876 रुपए बैंक में जमा राशि, 1,25,000 की एम्बेसडर और 4,50,000 की स्कॉर्पियो, 13 लाख रुपए का एक घर, जो कुल मिलाकर 53,71,876 रुपए बना। जबकि साल 2010 में चुनाव लड़ते समय मांझी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा तकरीबन 5.5 लाख रुपए दिया था। विपक्ष अब 5 साल में मांझी की संपत्ति 1000% बढ़ने पर सवाल उठा रहा है। ऊंचे पैमाने पर धन संग्रह करने में लगे हुए हैं, लेकिन भाजपा से उनका रिश्ता कायम होने के बाद भाजपा मौन है। जिस समाज का तथाकथित तौर पे वो कहते हैं कि वो प्रतिनिधित्व करते हैं या नुमाइंदगी करने की चेष्टा करते हैं, उस समाज की जो हालत है और उसके बरक्स उसके विज़ेवी उनकी जो संपत्ति हुई है, तो मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है पूरे बिहार की आवाम को। मांझी के संबंध में चलिए आश्चर्यजनक बढ़ाव प्रॉपर्टी में बढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि चूंकि बिहार के चुनाव आ रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब इस बात की दखल लेंगे और इनकम टैक्स इस पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि मांझी इन आरोपों को बेबुनियाद ठहरा रहे हैं और इसके पीछे राजनीति को एक वजह मान रहे हैं। हम समझते हैं कि 2005 या 2000 के आसपास में जो वैल्यूएशन था, वो वैल्यूएशन को आगे बढ़ा करके अगर देखा जाए तो 4 गुना 5 गुना तो वैल्यूएशन बढ़ जाता है। उसी संदर्भ में वो बातें हुई है, वो 1100 गुना नहीं है और वो हो सकता है 10 गुना हो, 5 गुना हो, 8 गुना हो। मांझी के साथ साथ उनकी पत्नी की संपत्ति में हुए इजाफे पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। 2010 में उनकी पत्नी के पास 1 लाख रुपए की संपत्ति थी, जो आज 5 साल बाद बढ़कर तकरीबन 12.5 लाख हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनावी मौसम की पुरानी रीत, कोई खुश है तो कोई खफा है। अब इसमें अपने क्या तो बेगाने क्या। कुछ ऐसी ही तस्वीर बिहार में टिकट बंटवारे के साथ नजर आने लगी है। इस बार खफा होने वालों की लिस्ट में 2 बड़े नेताओं के दामाद शुमार हैं।
ये दोनों बिहार की राजनीति के दो बड़े नेताओं के दामाद हैं। टिकट नहीं मिला तो दोनों खफा हैं, अपनी पार्टी से और अपने ही परिवार से। ये है अनिल कुमार साधु, केंद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान के दामाद। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो नाराज अनिल कुमार साधु ने एनडीए को हराने के लिए सभी जिलों में दलित सेना उतारने का ऐलान कर दिया। दरअसल वो औरंगाबाद जिले की सुरक्षित सीट कुटुंबा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो सीट पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को आवंटित कर दी गई। रामविलास पासवान जी के दामाद के हैसियत से हम टिकट नहीं मांग रहे थे, क्योंकि दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे। पूरे बिहार में हम 170 सभा हमने किया, पूरे बिहार में पूरा विभिन्न जिलों में घूमकर पार्टी और संगठन को हमने मजबूत किया। हम उनसे मजदूरी मांग रहे थे, क्योंकि रामविलास पासवान कहते थे कि कमाने वाला आएगा और लूटने वाला जाएगा। तो हमसे ऐसा लगता है कि लूटने वाला आएगा और कमाने वाला जाएगा। कुछ यही हाल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का भी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दामाद भी टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गया से निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। मजबूरी रही है, उनको शायद सीट उतना नहीं मिला जितना होना चाहिए, क्योंकि पूरे बिहार में उन्होंने एक गरीब को नारा दिया था और पूरा गरीब में उबाल है, और जब उबाल है तो उतने प्रत्याशी भी है मार्केट में, और उस हिसाब से उनको टिकट नहीं दिया गया। तो बेचारे वो तो मजबूर है, उनके साथ भी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारे साथ कोई मजबूरी नहीं है। मैं बोधगया से इलेक्शन लड़ूंगा तो। उधर कई पार्टियों में कार्यकर्ताओं और टिकट चाहने वालों में भी नाराजगी देखी जा रही है। आलम यह है कि सोमवार को उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी में टिकट के ऐलान के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नरकटियागंज से टिकट चाहने वाले एक शख्स ने जोरदार विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सियासत के बाद अब बात असल और जमीनी मुद्दों की। एक जमाने में बिहार दुनिया भर में शिक्षा के लिए मशहूर था, लेकिन हालात बदले और बिहार का शैक्षणिक ढांचा धीरे धीरे ढहने लगा। उच्च शिक्षा के लिए तो प्रदेश से बड़े पैमाने पर लोग बाहर का रुख करने लगे, लेकिन प्राथमिक शिक्षा का स्तर भी बेहद खस्ता हाल है। राज्य में आज भी हजारों स्कूलों में न तो बुनियादी सुविधाएं हैं और न ही पर्याप्त शिक्षक। प्राथमिक शिक्षा के सूरत हाल पर आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। पक्की सड़कों से चंद मीटर अंदर जाने पर दिखाई दे रहा ये स्कूल बिहार के किसी दूर दराज के इलाके में नहीं है। ये प्रदेश की राजधानी पटना जिले में ही आता है, जहां पहुंचने में राजधानी से महज घंटा भर लगता है। पक्की इमारत देखकर स्कूल की सेहत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। दीवारों पर स्वच्छ जल पीने का इश्तिहार है और स्कूल ड्रेस के साथ बस्ता लटकाए बच्चों को देखकर लगता है कि व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। लेकिन स्कूल के भीतर कदम रखते ही बाहर का रंग रोगन उतर जाता है। संपतचक प्रखंड की दलित बस्ती के इस स्कूल में पढ़ाने का जिम्मा इन दिनों महज एक शिक्षक के कंधे पर है। 1 to 5 तक मैडम कोई स्पेशल विषय का बहाली नहीं होता है, वो सब जनरल 5 तक पढ़ाए सभी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए होते हैं मैडम। स्पेशल विषय का बहाली 5 तक में नहीं होता है, 6 8 में स्पेशल विषय का होता है। 3 क्लास के बच्चे एक ही कमरे में बैठे हैं। शिक्षक एक कक्षा को जब पढ़ाते हैं तो दूसरी कक्षा के बच्चों को अभ्यास के लिए कुछ काम थमा देते हैं ताकि उनका मन लगा रहे। कहने को यहाँ 3 शिक्षक हैं, लेकिन फिलहाल 2 प्रशिक्षण के लिए पटना शहर में हैं। हमारे यहाँ शिक्षक आज जो है ना 4 दिन के लिए पढ़ो पटना के प्रशिक्षण में गए हुए हैं, तो अकेले हैं तो 2 क्लास एडजस्ट कर पाएंगे, और यदि सभी शिक्षक रहते हैं तो हम क्लास लगाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं 2 क्लास मेरा बंद है, तो अकेले रहने के कारण फर्स्ट और सेकंड क्लास उसमें बगल वाला में है और 3 4 5 इसमें है मैडम। दिन भर आप ही पढ़ाएंगे क्लास को, पूरी क्लास? जी, जब तक वो दोनों नहीं प्रशिक्षण करके आते हैं। 5 क्लास का हम ही को देखना है, मैंने जो भी पढ़ाना है हम ही को देखना है 4 दिन तक। बच्चों को इल्म तक नहीं कि उन्हें क्या पढ़ाया जाना चाहिए और क्या पढ़ाया जा रहा है। प्रदेश की ये कड़वी हकीकत पटना से लेकर सीमा पर बसे किशनगंज तक की है। बात चाहे प्राथमिक शिक्षा की हो या फिर माध्यमिक की, स्कूली शिक्षा का ढांचा लगातार कमजोर होता गया है। किस कक्षा में पढ़ती हो? 4th क्लास में। 4th क्लास में हो तो तुम्हारे साथ ये 3री के और 5वीं के बच्चे भी पढ़ रहे हैं?
नहीं, आज बैठे हैं यहाँ। गणित की किताब, हिंदी का, इंग्लिश के। इंग्लिश भी पढ़ा? इंग्लिश में क्या पढ़ाया आज? आज नहीं पढ़ाए। अच्छा, गणित में क्या पढ़ाया? खाली लिखना। क्या लिखा आज? आज गणित में तुमने पहाड़ा पढ़ा गणित का? नहीं। क्या बताया आज तुमको? क्या बताया? खाली जोड़ घटा। गणित में क्या पढ़ाया था? समय सारणी। नहीं, समय सारणी तो ठीक है, लेकिन आज पढ़ाया क्या था इसके अलावा? कैसे बनाते हैं समय सारणी? ऐसे। समय सारणी को ढूंढने में मगन इस छात्र की ख्वाहिश आला अफसर बनने की है, लेकिन मौजूदा शिक्षा व्यवस्था ने अगर उन्हें मजबूत बुनियाद मुहैया नहीं कराई तो उनके सपने का क्या होगा। तो हम बिहार के किसी दूर दराज इलाके में नहीं बल्कि पटना से ही सटे पटना सदर इलाके में मौजूद है, जहां इस स्कूल में फ़िलहाल 2 टीचर सिर्फ पूरे स्कूल को मैनेज कर रहे हैं। तीसरी, चौथी, 5वीं एक कक्षा में सीमित कर दिया गया है और पहली, दूसरी एक कक्षा में, यानी कि सिर्फ 2 कमरों में पूरा स्कूल चल रहा है और 2 टीचर पूरे स्कूल को चला रहे हैं। शायद इस बात से इसका आकलन तो किया जा सकता है कि बिहार के और दूसरे इलाकों में, अन्य इलाकों में जो है किस तरह शिक्षा व्यवस्था की हालत होगी। प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए हुई पहल से प्रदेश की जनता बहुत आश्वस्त नजर नहीं आती। खासतौर पर शिक्षा मित्र यानी पैरा टीचर्स की बहाली ने तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। कुछ लोग इससे खुश जरूर हैं कि रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर चिंता की लकीरें पहले से ज्यादा गहरी हुई हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहद खस्ता हाल दिख रही है। असर रिपोर्ट 2014 के मुताबिक बिहार देश के उन 4 राज्यों में शुमार है जहां सरकारी स्कूलों में 50 से 59% के बीच बच्चे मौजूद रहते हैं। ये दर देश में सबसे कम है। 2013 में महज 7.7% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले रहे थे, लेकिन 2014 में ये आंकड़ा बढ़कर 11.2% हो गया। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि बिहार के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा का स्तर बेहद कमजोर है। आरफा खानम शेरवानी, राज्यसभा टीवी। बीजेपी नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के घटक दलों में मतभेद से इनकार किया है। उनका कहना था कि चुनाव में स्वाभाविक ऐसा ही होता है। हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने राधा मोहन सिंह से 2 टूक बातचीत की। तो हमारे साथ हैं कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी। सर, आप एक बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, बार बार आते हैं, आपका काफ़ी दखल है यहाँ। बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है। लगता है कि बगावत के सुर ज़्यादा तेज होते जाएंगे। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसों के कटते हैं हर साल। किसी का उम्र हुआ, किसी की और व्यस्तता हो गई, किसी को और कुछ एडजस्ट करना है, तो ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन आपके जो सहयोगी दल हैं, जैसे कि रामविलास पासवान की लोजपा है, वहाँ पर बगावत के सुर काफ़ी मुखर हैं। इस बात से गठबंधन को कोई दिक्कत तो हो सकती है? ये बीजेपी पहली पार्टी है जिसने लगभग 200 नामों की घोषणा कर दी, और जो हमारे विरोधी हैं अभी नाम तक घोषणा नहीं कर पाए। ये साबित करता है कि एनडीए कितना एकजुट है, कितनी हमारी तैयारी है, इस बात को प्रकट करता है। लेकिन आपके विरोधियों का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया, आपके गठबंधन ने अभी मुख्यमंत्री के नाम पे ही सहमति नहीं है। विरोधी को भी पता है, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को पता है कि बीजेपी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। यहाँ संसदीय वोट फैसला करता है कौन मुख्यमंत्री, पूरे दुनिया और देश के सब लोगों को पता है। थैंक यू सर। तो ये थे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी, जो इस वक्त बिहार में चुनावी समर में उतरे हुए हैं, और सीधे तौर पर उनका दावा है कि जो भी टिकट को मिलने को लेकर या टिकट कटने को लेकर जो रूठने मनाने का दौर है, उसका जो एनडीए का गठबंधन है उसके चुनावी नतीजों पर, उसके चुनावी रिजल्ट पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। कैमरा पर्सन प्रशांत अग्रवाल के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, पटना। लोकसभा चुनाव के मुकाबले राज्यों के विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों को काफी तरजीह मिलती है। लोग ये उम्मीद करते हैं कि नेता उनके हर छोटे बड़े मुद्दों को समझें और उन्हें हल करने की कोशिश करें, लेकिन बिहार में मुद्दों का ट्रेंड बदला हुआ लग रहा है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ सियासी दलों को स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय और विशुद्ध राजनीतिक मुद्दों की ओर ले गई है। बिहार में 16वीं विधानसभा का ये चुनाव प्रदेश की सियासी तकदीर के साथ ही प्रदेश की बुनियादी तस्वीर को बदलने के लिए होने वाला है।
सियासी दल अपनी अपनी जीत के दावों में मशगूल हैं, लेकिन इस मशरूफियत में जनता के बुनियादी मसले कहीं खो गए हैं। दरअसल बिहार विधानसभा का ये चुनाव सियासी दलों के बीच का नहीं, बल्कि दो सरकारों के बीच की जंग बनकर रह गया है। बिहार सरकार बनाम केंद्र सरकार। मुद्दों के नाम पर एक तरफ एनडीए सरकार का साल भर का कामकाज है, तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार का कार्यकाल। वो कहते हैं कि आपने कोई विकास नहीं किया, हम विकास करेंगे, हम अच्छे विकास करने वाले हैं, हमारा पैकेज अच्छा है, पैकेज की राजनीति है। तो ये पैकेज डीएनए और इसमें कास्ट का एक घालमेल, अंदर अंदर सब कास्ट अपना फॉर्मुलेशन ठीक करने में लगे हैं। इसलिए ये चुनाव इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं। बिहार का डेवलपमेंट प्रमुख है, लेकिन डेवलपमेंट के अलावा और सारी इशू, जाति की इशू है और पैकेज की राजनीति है, डीएनए की राजनीति है, पिछड़ा है, अगड़ा है, मंडल है, बहुत कुछ का घालमेल है इस चुनाव में। जो बिहार विकास के नाम पर अपने पैरों पर अभी खड़ा होना सीख ही रहा है, उसे सियासी दलों ने राजनीतिक मुद्दों में उलझा दिया है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो इसका कॉमन एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये गठबंधन मोदी सरकार की वादा खिलाफी और उसके कार्यकाल की असफलताओं से आगे नहीं बढ़ पाया है। संकेत देकर के और हम लोगों ने आह्वान कर दिया, उस सब लोग तैयार बैठे हुए हैं। इंतजार था इसी घड़ी का, और इस लड़ाई में बुरी तरह से हम लोग पराजित करेंगे भाजपा और उनके सहयोगी दलों को। घोषणाओं का स्वागत करते हैं। हम चाहते थे कि इलेक्शन एक ही फेज में हो, मगर इलेक्शन कमीशन का फैसला है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है और हम संवैधानिक संस्था के फैसलों पर एडवर्स टिप्पणी नहीं करते। जबकि दूसरी ओर एनडीए खेमा, नीतीश लालू की दोस्ती, दोनों की सरकारों के कार्यकाल और सुशासन की कमजोरियों को गिनाना ही मुद्दे मानकर चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी और हम लोग सब साथ 2015 विकास की बात कर रहे हैं। इस चुनाव का सिंपल मुद्दा होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी, एनडीए चाहते हैं बिहार का विकास आगे बढ़े। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, सोनिया जी चाहते हैं नरेंद्र मोदी को रोको। तो बिहार को आगे बढ़ाओ, नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी, एनडीए, ये तीनों नरेंद्र मोदी को रोको। वहीं बचे खुचे दलों का तीसरा खेमा एनडीए और नीतीश लालू गठबंधन दोनों को निशाना बनाकर जनता के बीच है। लेफ्ट इज प्रिपेयर्ड. The left is not only prepared, the left through a very successful public convention on the 7th, 2 days ago, has announced its program for the people of Bihar. What is required to be done. मुद्दों की सियासत में सबसे दिलचस्प दोनों खेमों के कुछ साझा मुद्दे हैं। मसलन विशेष पैकेज पर दोनों का दावा, भूमि अधिग्रहण भी सबकी जुबान पर है, जबकि धान खरीद और 14वें वित्त आयोग में बिहार की हिस्सेदारी को भी दोनों खेमे अपनी अपनी जुबान में भुना रहे हैं। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और काला धन जैसे रूटीन मुद्दों पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा का ये चुनाव सड़क, पानी, बिजली जैसे परंपरागत और बुनियादी मसलों से दूर राष्ट्रीय मुद्दों पर टिक गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो लोकतंत्र 2015 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।